हेलो बच्चों, बेसिक कैलकुलस सीरीज के 9th वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और जैसा कि ऑलरेडी डिसाइडेड था, आज के हमारे वीडियो में हम लोग पिछला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। और आज मैं आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, दैट इज ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए आइए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करके बताना है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो एक कंप्लीट सॉलिड स्फीयर होता है उसकी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होती है। तो इसका मतलब जो हेमिस्फीयर है उसकी वॉल्यूम ठीक उसकी आधी हो जानी चाहिए। अब इसको प्रूव कैसे किया जाए? तो यहाँ एक काम हम लोग ये करते हैं कि ये जो हेमिस्फीयर है हमारे पास, हम लोग इसको कई सारी पतली पतली डिस्क से मिलकर के बना हुआ मान लेते हैं, जैसा कि अभी हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इट वुड बी बेटर अगर हम लोग इसको एक बार 3D में विजुअलाइज करें। तो 3D में जो है हमारा हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हमारा जो हेमिस्फीयर है वो दिखाई दे रहा है। अब यहां पर मैं एक डिस्क सेलेक्ट कर लेता हूं। इस डिस्क का एक अलग कलर मैंने जो है मार्क कर दिया। अब मैंने ये कहा कि हमने इस हेमिस्फीयर को कई सारी पतली पतली डिस्क से मिलकर के बना हुआ माना है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। मुझे मैंने इसको कई सारी डिस्क्स में ब्रेक कर दिया है। तो अब हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर मुझे इस पूरे के पूरे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जितनी सारी पतली पतली डिस्क से मिलकर के बना हुआ है, मैं उन सारी डिस्क्स की वॉल्यूम्स को अलग अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं और उन सभी की वॉल्यूम्स को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो उन सबको जोड़ करके फाइनली मुझे ये हेमिस्फीयर ही मिल जाएगा। ठीक है बात? तो मेरे ख्याल से अब बात सब लोगों को क्लियर हो चुकी है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो हमारे पास हेमिस्फीयर है, इसके सेंटर से y डिस्टेंस ऊपर एक पतली सी डिस्क सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी थिकनेस है dy। अब अगर मैं हेमिस्फीयर के सेंटर से यहां तक की बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R हो जानी चाहिए। और अगर मैं इस डिस्क की बात करूं तो इसका जो रेडियस है वो यही वाली डिस्टेंस हो जाएगी। तो मैंने मान लिया दैट डिस्टेंस इज स्मॉल r। अब ये जो डिस्क मैंने सेलेक्ट करी है इसे निकाल करके बाहर रख लेते हैं। तो ये डिस्क कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। अब ये जो इस डिस्क का क्रॉस सेक्शन है, मैंने कहा इसका जो एरिया है वो कुछ a हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? पाई आर स्क्वायर। और इस डिस्क की जो थिकनेस है वो हमने कितनी देखी थी? dy। तो ये जो थिकनेस है वो कितनी हो गई? dy। अब अगर मुझे इस डिस्क की वॉल्यूम लिखनी है तो वो बहुत छोटी सी वॉल्यूम कुछ dv के जैसी हो जाएगी। और ये dv कितना हो जाना चाहिए? एरिया इंटू थिकनेस, a इंटू dy। या फिर मैं कह सकता हूं dy इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू dy। अब यहां पर ये जो मैंने r लिखा था, ये r कितना हो जाना चाहिए? तो देखो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। मुझे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो मैं कह सकता हूं r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं कह सकता था dv शुड बी इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद dy। मैंने क्या किया, ये जो आर स्क्वायर यहां पर लिखा हुआ था इसको रिप्लेस कर दिया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, क्योंकि स्मॉल r देखो कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो अब अगर मुझे इस हेमिस्फीयर की टोटल वॉल्यूम लिखनी है v, तो वो क्या हो जाना चाहिए? इंटीग्रेशन ऑफ पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy, लिमिट स्टैंडिंग फ्रॉम 0 टू r। अब जैसे ही मैंने कहा लिमिट स्टैंडिंग फ्रॉम 0 टू r, तो इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू कैपिटल R तक जितनी सारी ये पतली 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 डिस्क्स हैं, मैंने इन सभी डिस्क्स की वॉल्यूम्स को अलग अलग से कैलकुलेट करके ऐड कर दिया। तो अब जब मुझे पूरी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन ही तो अब सॉल्व करना है। तो मैं क्या कह सकता हूं, v इज इक्वल टू पाई
पाई कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी बाई लिमिट स्टैंडिंग फ्रॉम 0 टू r, या फिर v इज इक्वल टू पाई। अब जैसे मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व करा तो ये हो गया आर स्क्वायर वाई माइनस ये जो वाई स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 लिमिट स्टैंडिंग फ्रॉम 0 टू r। अच्छा, अब तो बस हमको लिमिट से सब्स्टिट्यूट करनी रह गई है, तो हम क्या कह सकते हैं v इज इक्वल टू पाई इंटू, अब जहां जहां इस फंक्शन में मुझे y दिखाई दे रहा है वहां मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा r क्यूब माइनस r क्यूब बाई 3 माइनस इसी फंक्शन में जहां जहां मुझे y दिखाई दे रहा है वहां मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये क्या बन गया 0। तो फाइनली क्या हो गया v इज इक्वल टू 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लो। अच्छा, इसी सिचुएशन को सोचने का एक नजरिया और हो सकता था। जैसे कि अभी तो मैंने क्या किया था, इस हेमिस्फीयर को कई सारी डिस्क से मिलकर के बना हुआ माना था। अब हम क्या करेंगे, ये जो हेमिस्फीयर हमको दिखाई दे रहा है हम इसे कई सारे पतले पतले स्फेरिकल शेल से मिलकर के बना हुआ मानेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, अब इसको 3D में विजुअलाइज करते हैं। तो हमारा जो ये हेमिस्फीयर है वो 3D में कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हमारा हेमिस्फीयर जो है वो दिखाई दे रहा है। अब हमने क्या किया, इसमें एक शेल कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो मुझे सिर्फ उस शेल का, वो शेल तो नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक रिंग दिखाई दे रही है मुझे। एक्चुअली देखो क्या हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग जो है इस हेमिस्फीयर को कई सारे पतले पतले शेल से मिलकर के बना हुआ मान रहे हैं। इसका क्या मीनिंग है, आओ जरा देखें। देखो ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कई सारे पतले पतले स्फेरिकल शेल्स देखो मुझे दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। और ये वो वाला शेल है जिसको हमने सेलेक्ट कर रखा है। तो इस बार मैंने अपने हेमिस्फीयर को इस तरीके से कई सारे शेल्स की कलेक्शन की तरह अज्यूम कर लिया। तो अब मैं इस बार करने क्या वाला हूं, ये जितने सारे पतले पतले शेल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं एक एक करके इन सभी शेल्स का वॉल्यूम्स कैलकुलेट करूंगा और उन सभी वॉल्यूम्स को फाइनली ऐड कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये पूरा का पूरा हेमिस्फीयर मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, तो चलो आओ वापस से ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा ये जो सॉलिड हेमिस्फीयर है इसको हम कई सारे पतले 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 स्फेरिकल शेल से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। उन्हीं में से ये एक शेल मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, उस शेल की बाउंड्री दिखाई दे रही है मुझे। ये जो शेल है इसका जो रेडियस है वो x है और इसका जो मटेरियल है उसकी थिकनेस है dx। तो इस शेल को निकाल करके बाहर रख लेते हैं। ये शेल कुछ मुझे ऐसा सा दिखाई दे रहा है, इसका रेडियस x है और इसका थिकनेस जो है वो dx है। अब अगर मैं इसे हथौड़े से ठोक पीट करके सीधा कर लूं तो मुझे एक ऐसी सी शीट दिखाई देने लगेगी। हालांकि यहां पर तो मैंने डायग्राम में ये एक स्क्वायर शीट ड्रॉ करी है, ये कुछ इरेगुलर सी शेप की शीट होगी। और हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस शीट का जो सरफेस एरिया है वो वही होगा जो कि इस स्फेरिकल शेल का सरफेस एरिया है। क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल शेल है तो इसका जो सरफेस एरिया वो 2πx² होगा। मतलब कि ये जो शीट है इसका भी जो सरफेस एरिया है a वो भी कितना होना चाहिए 2πx²। और इसकी थिकनेस dx थी, इसका मतलब इस शीट की भी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस भी dx ही है। मतलब अगर मुझे इस शेल की मटेरियल वॉल्यूम लिखनी है तो इट इज एज गुड एज कि मैं इस शीट की वॉल्यूम लिख लूं। लेट अस से वो जो कुछ भी वॉल्यूम है वो dv हो गई, और dv कितना हो जाना चाहिए, एरिया इनटू थिकनेस।
तो मैं कह सकता था dv इज इक्वल टू 2πx² इंटू dx। तो अभी हमने लिखा dv इज इक्वल टू 2πx² dx। अब अगर मुझे इस पूरे के पूरे हेमिस्फीयर की वॉल्यूम लिखनी है तो v कितना हो जाना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2πx² dx लिमिट टेंडिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। तो जैसे ही मैंने कहा लिमिट टेंडिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, इसका मतलब ये है कि जितने सारे पतले पतले स्फेरिकल शेल्स थे उन सभी शेल्स की वॉल्यूम्स को मैंने अलग अलग से कैलकुलेट करके ऐड कर दिया। तो आई कैन राइट डाउन v इज इक्वल टू 2π कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx लिमिट टेंडिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। या फिर v इज इक्वल टू 2π x² dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x³ 3 लिमिट टेंडिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। मैं लिख सकता हूं इसको v इज इक्वल टू 2π। अब तो सिर्फ लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, तो जहां जहां इस फंक्शन में x दिखाई दे रहा है वहां पर हम लोग कैपिटल R सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बन गया r³ माइनस इसी फंक्शन में जहां जहां x दिखाई दे रहा है अब हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो गया 0। तो अब जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरे पास क्या आया, v इज इक्वल टू 2/3 πr³। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये एक दूसरा मेथड से भी हम लोगों ने इसी चीज को जो है प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से जो है सिचुएशन को विजुलाइज करते हैं। ठीक है, तो पॉज करके ये भी नोट कर लो। तो अब एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ द कोन whose density is varying as rho is equal to 5 rho naught x² by L². The length of the cone is L and base radius is capital R. एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तब चीजें थोड़ी क्लियर आउट होंगी। तो ये एक xy प्लेन दिया हुआ है और ये कोन है और इस कोन का लेंथ L है और इसका बेस रेडियस कैपिटल R है। अच्छा, अब ये जो कोन है इसकी डेंसिटी फिक्स नहीं है, इसकी डेंसिटी इस रिलेशन को फॉलो करके लगातार चेंज हो रही है। हम ओरिजिन से जितना x डिस्टेंस दूर जा रहे हैं अकॉर्डिंगली जो डेंसिटी है वो वेरी कर रही है। अब कुल मिलाकर के इस कोन का टोटल मास कितना होगा ये मुझे कैलकुलेट करके बताना है। तो यहां हम लोग एक काम ये कर सकते थे कि हम लोग इस कोन को कई सारी डिस्क से मिलकर के बना हुआ अज्यूम कर सकते थे। ठीक है, तो इसको विजुलाइज करने के लिए आओ जरा इसको 3D में देखते हैं। तो 3D में ये कोन हमको कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई और ये हो गई z एक्सिस। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने यहां पर एक डिस्क सेलेक्ट कर ली और इसको एक अलग कलर से मार्क कर लिया हमने। अच्छा, अब देखो यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो पूरी की पूरी कोन है इसको हम कई सारी डिस्क्स में डिवाइड कर लेंगे। कुछ इस तरीके से जो है हम इस कोन को खूब सारी डिस्क्स में डिवाइड कर लेंगे। देखो कई सारी अलग अलग डिस्क्स में अब ये डिसइंटीग्रेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग से ये जितनी सारी डिस्क्स हैं इन सभी डिस्क्स का मास हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और फिर सभी के मासेस को हम लोग ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, फाइनली हमें ये पूरी की पूरी कोन का मास मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। तो चलो आओ फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ वापस चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इस कोन को कई सारे डिस्क्स के कलेक्शन की तरह विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ओरिजिन से कुछ x डिस्टेंस पर एक डिस्क सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी कुछ थिकनेस dx होगी और ये जो डिस्क है इसका रेडियस हमने मान लिया y होगा। अब एक काम करते हैं, इस डिस्क को निकाल करके बाहर रख लेते हैं। तो ये डिस्क कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। अब इस डिस्क का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है a वो हो जाना चाहिए कितना, पाई इंटू वाई स्क्वायर।
भाई इस डिस्क का रेडियस तो y है ना, और इस डिस्क की थिकनेस dx है, तो जो इसकी थिकनेस है वो dx हो गई। तो अगर मुझे इस डिस्क की वॉल्यूम लिखनी है dv, तो वो कितना हो जाना चाहिए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड विद थिकनेस। तो मैं कह सकता था dv इज इक्वल टू पाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू dx। अच्छा, अब हम लोग ये जो y है और ये जो x है, इसमें कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे देखो एक ये बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ये येलो कलर का। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं और मैं कहूं ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, तो ये जो tan थीटा है वो मैं कितना लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया r और बेस कितना हो गया l। तो tan थीटा मैं कितना लिख सकता हूं, r बाय l। ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल को हम लोग रब कर देते हैं। अब देखो ऐसे ही मुझे एक ट्रायंगल और दिखाई दे रहा है, ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, एक और छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसमें भी ये एंगल थीटा ही है। तो अब की बार अगर मुझे tan थीटा लिखना है तो देखो मैं कितना लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन इस बार परपेंडिकुलर जो है वो y हो जाएगा और बेस इस बार x हो जाएगा। तो मैं tan थीटा क्या लिख सकता हूं, y बाय x। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को भी हम लोग रब कर देते हैं। तो tan थीटा को या तो मैं r बाय l लिख सकता हूं, या फिर मैं tan थीटा को y बाय x लिख सकता हूं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जो y बाय x है वो बराबर है r बाय l के। तो मैं ये कह सकता हूं y इज इक्वल टू x इंटू आर बाय l। तो फाइनली मुझे y और x में एक रिलेशन मिल गया। मैं y को x की टर्म्स में अब लिख सकता हूं, मैं कह सकता हूं y जो है वो x इंटू आर बाय l है। अच्छा अब देखो, मैंने ये जो dv है ये लिखा था पाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं dv इज इक्वल टू पाई इंटू आर एक्स बाई एल का होल स्क्वायर। भाई पाई इंटू वाई स्क्वायर था ना, तो मैंने क्या किया, मैंने जो y है इसको एक्स आर बाई एल लिख दिया। तो मैंने कहा पाई इंटू वाई स्क्वायर और थिकनेस था dx, तो यहां पर क्या आ गया dx। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब जो dv है वो पूरी तरीके से x पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा खैर, ये तो हमें क्या मिल गया, ये तो हमें इस डिस्क का वॉल्यूम मिल गया। अब अगर मुझे इस डिस्क का मास लिखना होता dm, तो वो क्या हो जाता, डेंसिटी इनटू डिस्क का वॉल्यूम। अच्छा जो डिस्क है इसका डेंसिटी कितना हो जाना चाहिए, भाई हमारी जो डिस्क है वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, x पर। तो इस डिस्क की जो डेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 5 रो नॉट एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं dm इज इक्वल टू 5 रो नॉट एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू dv। और dv हमने कितना लिखा, dv हमने इतना लिखा, पाई इंटू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग रीअरेंज करके लिख देते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन में जितने सारे कांस्टेंट्स दिखाई दे रहे हैं उनको अलग से लिख देते हैं और वेरिएबल्स को एक साइड लिख देते हैं। तो dm हो गया 5 पाई रो नॉट आर स्क्वायर बाई एल की पावर 4, ये सारे कांस्टेंट हो गए। और देखो वेरिएबल क्या हो गया, एक एक्स स्क्वायर इधर लिखा है और एक एक्स स्क्वायर इधर लिखा है, तो ये क्या बन गया x की पावर 4 dx। तो कुल मिलाकर के सिर्फ इस एक डिस्क का जो मास है वो इतना हो गया, और इस डिस्क का जो मास है वो x पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हर अलग अलग लोकेशन पर जो डिस्क होगी उसका मास अलग अलग होगा, क्योंकि मास तो x पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है सब लोगों को। तो एक काम करो, पहले आप लोग इतना नोट कर लो, पॉज करके पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। हाँ भैया नोट कर लिया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये सारा कुछ मैं रब कर देता हूं। तो अभी हम लोगों ने देखा dm का जो वैल्यू था वो कितना आया, 5 पाई रो नॉट आर स्क्वायर बाय एल की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 dx। ठीक है, अब अगर मुझे इस पूरी की पूरी कोन का मास लिखना है तो मैं कह सकता हूं m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 पाई रो नॉट आर स्क्वायर बाय एल की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 dx, लिमिट स्टैंडिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l।
जैसे ही मैंने कहा लिमिट स्टैंडिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l, तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू l तक जितनी सारी पतली पतली डिस्क्स थी, मैंने एक एक करके सभी डिस्क्स का मास कैलकुलेट करके ऐड कर दिया। ठीक है, तो फाइनली मुझे पूरी कोन का मास मिल गया। तो अब बस मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है ताकि मुझे कोन का टोटल मास मिल जाए। तो मैं क्या कह सकता हूं, m इज इक्वल टू, भाई ये सारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx लिमिट स्टैंडिंग फ्रॉम 0 टू l। या फिर मैं कह सकता हूं m इज इक्वल टू 5 पाई रो नॉट आर स्क्वायर बाय l की पावर 4, और इंटीग्रेशन में लिखा होता है x की पावर 4 dx। तो ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, पावर बढ़ाई, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड किया, तो ये बन गया x की पावर 5 बाई 5 लिमिट्स वेरिंग फ्रॉम 0 टू l। तो अब तो बस मुझे लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, पर देखो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है ये 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये 5 को 5 से कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा, तो अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मैं कह सकता हूं m इज इक्वल टू पाई रो नॉट आर स्क्वायर बाय एल की पावर 4, और सबसे पहले इस फंक्शन में मुझे जहां जहां x दिखाई दे रहा है मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये क्या बन गया l की पावर 5, माइनस इसी फंक्शन में मुझे जहां जहां x दिखाई दे रहा है मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये हो गया 0। तो फाइनली जब मैंने ये सारा कुछ सॉल्व करा तो क्या आ गया, m इज इक्वल टू पाई रो नॉट आर स्क्वायर l। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये जो कोन थी इसका टोटल मास इतना हो जाएगा। ठीक है, तो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो अब फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अपनी नोटबुक्स में हेडिंग डाल लो, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अभी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, चलो आओ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक फंक्शन हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये हमारे फंक्शन का ग्राफ है। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक काम करते हैं हम लोग, x एक्सिस पर ओरिजिन से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट चूज कर लेते हैं। इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे ग्राफ पर पॉइंट मिलेगा वो ये वाला पॉइंट होगा। तो मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया P, और मान लेते हैं कि इस P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y1 था। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिस्टेंस डेल्टा x में आगे गया, मुझे एक नया पॉइंट मिला x एक्सिस पर। इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने ग्राफ पर एक और पॉइंट प्लॉट कर दिया, तो ये वाला पॉइंट हो गया वो। इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया P डैश, और लेट अस से इसका y कोऑर्डिनेट था y2। अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूं y1 जो है वो हो जाना चाहिए f ऑफ x, सिमिलरली जो y2 है वो हो जाना चाहिए f ऑफ x प्लस डेल्टा x। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब जैसे जैसे मैं ये p डैश पॉइंट को p पॉइंट के नजदीक लाऊंगा, जरा देखो, जैसे मैं p डैश पॉइंट को p पॉइंट के नजदीक लाता हूं, तो ये p डैश पॉइंट को p पॉइंट के नजदीक लाने से क्या हुआ, ये जो y2 है ये भी y1 के नजदीक आ गया, और ये जो डेल्टा x था ये भी डिक्रीज हो गया। देखो, पहले ये डेल्टा x बड़ा था, और जैसे ही p डैश पॉइंट p पॉइंट के पास आया ये डेल्टा x छोटा हो गया। अच्छा, आप जरा सोचो, अगर ये p डैश पॉइंट को मैं p पॉइंट के इतना नजदीक लाता हूं, इतना नजदीक लाता हूं कि p डैश पॉइंट p पॉइंट पर जस्ट ओवरलैप करने लगे, तो तब ये जो डेल्टा x है ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं लगभग लगभग ये 0 के जैसा हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं तब ये डेल्टा x dx बन जाएगा। और जब ये पॉइंट इस p पॉइंट के साथ ओवरलैप कर रहा होगा तो y2 भी y1 पर ओवरलैप कर रहा होगा, तो y2 और y1 के बीच की डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगी। तो तब हम ये लगभग लगभग मान सकते हैं कि y1 और y2 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या तुमको समझ में आ रहा है कि ये जो शेडेड एरिया है, ये जो एक शेडेड एरिया मैंने यहां पर बना दिया, इसको एक रेक्टेंगल के जैसा माना जा सकता है। भाई देखो ना, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी ना तब। तो एक काम करते हैं फिर,
इस स्ट्रिप को ग्राफ से बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हमें यह तो समझ में आ गया कि जब ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा तब इस स्ट्रिप को एक रेक्टेंगल के जैसा ट्रीट किया जा सकता है, जिसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी dx और लंबाई लगभग लगभग f ऑफ x हो जाएगी। तो अगर कोई हमसे पूछता है इसका एरिया क्या होगा, तो हम कहेंगे इसका एरिया भी बहुत छोटा सा होगा dA, जो कि बराबर हो जाना चाहिए f ऑफ x इंटू dx के। भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये तो सिर्फ इस एक स्ट्रिप का एरिया आ गया। अच्छा अब जरा सोचो, जैसे ही मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx लिमिट्स टेंडिंग फ्रॉम x1 टू x2, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ x एक्सिस पर x1 से लेकर के x2 तक जितनी सारी पतली पतली स्ट्रिप्स मुझे दिखाई दे रही हैं, उन सभी स्ट्रिप्स का अलग अलग से एरिया कैलकुलेट करके मैंने ऐड कर दिया। तो यहां से हम लोगों को क्या बात समझ में आई? यहां से हम लोगों को यह बात समझ में आई कि किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ है उसके नीचे का जो एरिया होता है वो एक्चुअल में हमको इंटीग्रेशन बता रहा होता है f ऑफ x dx फ्रॉम x1 टू x2। क्या ये बात एकदम क्लियर है? तो आगे से जब भी हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन दे दिया जाएगा x1 से लेकर के x2 तक, तो हम सीधा सीधा अब ये कह सकते हैं कि अगर हम उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसके ग्राफ के नीचे का जो बाउंडेड एरिया होगा x1 से लेकर के x2 तक, वही इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx होगा फ्रॉम लिमिट्स वेरिंग फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है, सो आई कैन से दिस इज इक्वल टू टोटल एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ फ्रॉम x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है और इस पर क्वेश्चंस भी बहुत आसान आसान बनते हैं। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से उसको नोट कर लो, फिर इस पर कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। हाँ भाई, तो ये पॉज करके नोट कर लिया सब लोगों ने? तो अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4। अच्छा, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और हमको यह पूछा हुआ है कि उस फंक्शन का जो ग्राफ है उसके नीचे का बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करके बताओ x इज इक्वल टू 2 से लेकर के x इज इक्वल टू 4 के बीच में। तो भाई हम लोगों ने क्या सीखा था कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ के नीचे का जो बाउंडेड एरिया होता है a, वो बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx लिमिट्स वेरिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2। ठीक है ना? तो ये जो टोटल एरिया है x इज इक्वल टू 2 से लेकर के x इज इक्वल टू 4 तक, वो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx और 2 से लेकर के 4 तक कैलकुलेट करना है। तो x वेरी कर रहा है 2 से लेकर के 4 तक। तो अब बस सिंपली मुझे इंटीग्रेशन ही तो सॉल्व करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर। लिमिट्स कहां से लेकर कहां तक, 2 से लेकर के 4 तक। लिमिट्स आर वेरिंग फ्रॉम 2 टू 4। परफेक्ट। तो आई कैन राइट a इज इक्वल टू, अब इस पूरे फंक्शन में जहां जहां मुझे x दिखाई दे रहा है वहां पर मैं 4 सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, 4 क्यूब बाई 3 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस इसी फंक्शन में जहां जहां मुझे x दिखाई दे रहा है अब मैं 2 सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, 2 क्यूब बाई 3 प्लस 2 स्क्वायर। अच्छा, तो फाइनली आई कैन राइट a इज इक्वल टू, जब मैंने लेफ्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व करा तो ये कितना हो गया 112 बाई 3 माइनस जब मैंने राइट वाला ब्रैकेट सॉल्व करा तो ये सॉल्व करके कितना आ गया 20 बाई 3। तो फर्दर जब मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 92 बाई 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो ग्राफ था उसके नीचे का जो बाउंडेड एरिया था x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4 के बीच का, उसकी वैल्यू थी 92 बाई 3 यूनिट्स। ठीक है, तो पॉज करके इसको नोट कर लो।
चलो आओ अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज एज शोन इन द फिगर, देन फाइंड द इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5। अच्छा देखो, इस बार हमको फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है और इस बार हमको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करके बताना है x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 5 के बीच में कितना होगा। तो भाई हमको पता है इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। अच्छा अब हमको कहां से लेकर के कहां तक इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 5 तक। तो इसका मतलब ये जो मुझे ग्राफ दिखाई दे रहा है, मैं इसके नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 5 तक, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो 0 से लेकर के 2 तक अगर बात करें तो मुझे एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। लेट अस से ये जो कुछ भी ट्राइंगल है इसका एरिया A1 हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं 2 से लेकर के 4 तक तो मुझे एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। लेट अस से स्क्वायर का एरिया हो गया A2। और अगर मैं बात करता हूं x इज इक्वल टू 4 से लेकर के x इज इक्वल टू 5 तक तो मुझे एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेट अस से इसका एरिया हो गया A3। तो अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx कैलकुलेट करना है फ्रॉम x1 टू x2 तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं बराबर हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 के। ठीक है, तो हम अलग अलग से ये तीनों एरियाज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A1 जो है वो किसका एरिया है, A1 जो है वो ट्राइंगल का एरिया है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये कितना हो गया, हाफ बेस दिया हुआ है हमको 2 यूनिट्स और हाइट भी 2 यूनिट्स है, इंटू 2। तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो ये कितना हो गया 2। सिमिलरली A2 जो है वो कितना हो जाएगा, A2 तो एक स्क्वायर का एरिया है तो वो कितना हो गया 2 इंटू 2। तो A2 की वैल्यू आ गई 4। परफेक्ट। ऐसे ही A3 कैलकुलेट करना है मुझे। तो ये जो A3 ये तो एक रेक्टेंगल का एरिया है ना, तो ये कितना हो गया A3 इज इक्वल टू 1 इंटू 4। भाई ये वाली जो साइड थी ये 1 यूनिट हो गई और ये वाली जो साइड थी ये 4 यूनिट हो गई। तो A3 की वैल्यू हो गई 1 इंटू 4। तो A3 कितना आ गया 4 यूनिट्स। परफेक्ट, मैंने A1 भी कैलकुलेट कर लिया, A2 भी कैलकुलेट कर लिया, A3 भी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा अब मुझे इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx कैलकुलेट करना था, कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर के 5 तक। तो वो कितना हो जाना चाहिए था, A1 जो कि 2 यूनिट्स था प्लस A2 जो कि 4 यूनिट्स था प्लस A3 जो कि दोबारा से 4 यूनिट्स था। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन गया 10। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू कितना हो गया 10 यूनिट्स। ठीक है, तो पॉज करके इसको भी नोट कर लेना। तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।